हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 6 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में लल्लन टॉप प्रश्न कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि 6 मार्च का है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 6 मार्च के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। इसके लिए व्याख्या देखते हैं। गर्भपात को जो है संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। फ्रांस बन गया है। फ्रांस के संविधान में संविधान संशोधन किया गया है 25वें क्रम का। तो 25वां संविधान संशोधन हुआ है और इसके तहत जो है अनुच्छेद 34 में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। इसमें कहा गया है महिलाओं का जो शरीर है उनके पास यह अधिकार है अब से कि वो चाहे तो गर्भपात करा सकती हैं, वो चाहे तो गर्भपात नहीं करा सकती हैं। इस बार जो है थीम क्या रखी गई है, तो माई बॉडी माई चॉइस। यह जो है महिलाओं को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि उनकी बॉडी है, उनका जो मन करे वो कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बन गया है। इस गर्भपात के लिए जो वोटिंग हुई है, इसके पक्ष में जो है यानी कि महिलाएं गर्भपात करा सकती हैं, इसके पक्ष में जो है 780 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 72 वोट पड़े हैं। ये आपको याद रखना है। संविधान कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, तो 25वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत अनुच्छेद 34 में ये निम्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है हमारा, हमारे भारतीय संविधान में जो है संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन का भाग कौन सा है, तो भाग 20 है। अनुच्छेद कौन सा है, तो 368 है। अगर बात करें कि नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है, तो 106वें नंबर का संविधान संशोधन है 2023 में, जो कि संबंधित है नारी शक्ति वंदन अधिनियम से। यह संविधान संशोधन संबंधित है, जिसमें महिलाओं को जो है लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें कि संविधान संशोधन किस नंबर का है, तो 106वें नंबर का है। अगर बात करें कि बिल कौन सा नंबर का है, तो यह ही जो है 128वें नंबर का बिल है। सभी बिल जो है ये पास नहीं होते हैं, कुछ बिल जो पास हो जाते हैं वो एक्ट बन जाते हैं। तो ये किस प्रकार का एक्ट है, तो 106 नंबर का एक्ट है। अगर बिल की बात करें तो 128वां बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। कहाँ पर, लोकसभा और विधानसभा में। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लियोनेल मैसी को 8वीं बार जो है बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सभी को पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता बना है अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के ही खिलाड़ी हैं लियोनेल मैसी। इन्हें 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है। यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है, तो भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। एक तो कोझिकोड को शामिल किया गया है और दूसरा जो है ग्वालियर को शामिल किया गया है। कोझिकोड जो है यह केरल का जिला है और ग्वालियर जो है यह एमपी यानी मध्य प्रदेश का जिला है। तो यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में 2 शहर शामिल हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई कहाँ से दी गई है। भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ से की गई है, तो बाड़मेर से की गई है। बाड़मेर जो कि राजस्थान में है, यहाँ से जो है MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई करी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है हमारा दूसरा, हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है। भारत का पहला 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। यह जो है भारत का पहला है और विश्व का दूसरा है। ठीक है, तो भारत का पहला है और विश्व का दूसरा स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, तो पीएम मोदी जी द्वारा भी हाल ही में
भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? कलपक्कम, तमिलनाडु में किया गया है। यह वर्ल्ड में जो है दूसरा बन गया है, यानी पहला रूस में है और दूसरा अपने भारत में स्थापित हुआ है। इस फास्ट ब्रीडर के तहत जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कितने वाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा? तो 500 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इस कंपनी का जो है संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन करने वाला है भावनी। भावनी का फुल फॉर्म होता है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, इसका संचालन करने वाला है। ठीक है, तो बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? भावनी इसका संचालन करेगी। तो ये आपको याद रखना है। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। यह विश्व का दूसरा है और भारत का पहला है। अगर बात करें विश्व का पहला कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो रूस में, और दूसरा अपने भारत में स्थापित हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण परमाणु रिएक्टर को देख लेते हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापित है। जैसे रावतभाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान में। आपको मैप में देखना है। मान लीजिए ये आपका पूरा भारत हो जाता है, साउथ का भारत है। ठीक है, इस प्रकार से आपका भारत हो जाता है। तो आपका राजस्थान का एरिया इधर पड़ता तो यहाँ पे गुजरात का है, लेकिन मैप थोड़ा सा नीचे करके एक बार फिर से अच्छे से बना देते हैं। तो मान लीजिए ये आपका जो हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है राजस्थान। राजस्थान में है रावतभाटा। यहाँ पे आपका गुजरात हो जाता है, गुजरात में काकरापार है। यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश में तारापुर है। यहाँ पे आपका कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक में कौन सा है? तो कैगा है। इसके बाद तमिलनाडु में दो हैं, कलपक्कम और कुडनकुलम। ठीक है, कलपक्कम और कुडनकुलम ये दोनों परमाणु रिएक्टर कहाँ हैं? तमिलनाडु में। और नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है, जो कि सचिन तेंदुलकर का घरेलू स्टेडियम है। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। हाल ही में पहले AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? AI सेफ्टी समिट यानी कि भविष्य में AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये मनुष्य के ऊपर हावी ना हो, उसकी सुरक्षाओं से निपटने के लिए एक अभी मीटिंग करी गई है। कहाँ पर किया गया है? तो ब्लेचले स्थान पर किया गया है। ठीक है, तो पहले AI समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? ब्लेचले घोषणा पत्र किया गया है, जिसमें AI से कोई भी नुकसान ना हो उसके लिए मीटिंग करी गई है। किस स्थान पर? ब्लेचले में। इसे ही क्या कहा जाता है? तो ब्लेचले घोषणा पत्र कहा जाता है। और ब्लेचले स्थान कहाँ पे है? UK यानी ब्रिटेन में यह स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ? तो स्टील के क्षेत्र में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइजर, इसका जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? हजीरा, गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि जिंदल स्टेनलेस स्टील का जो है अभी इसकी कंपनी कहाँ पे लगाई गई है? हिसार, हरियाणा में लगाया गया है, जो कि देश की पहली स्टेनलेस स्टील क्षेत्र कंपनी है। इसके तहत जो है हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उत्पादन किया जाएगा। और इस हरित हाइड्रोजन उत्पादन का जो है संचालन कौन सी कंपनी करने वाली है? तो हाइजेनको कंपनी करने वाली है। तो इस जिंदल का स्टेनलेस स्टील या हिसार, हरियाणा में यह स्थापित की गई है कंपनी। इसके तहत जो है हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उत्पादन किया जाएगा। और इसका जो है संचालन कौन करेगा? तो हाइजेनको कंपनी करने वाली है। तो देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सही जवाब हो जाएगा DRDO से। ठीक है, DRDO से प्रोजेक्ट कुशा का संबंध है। अगर बात करें DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को जो है DRDO की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान हेड कौन है? तो DRDO के वर्तमान हेड हैं समीर कामत। ठीक है, कौन है? तो समीर कामत है, ये अभी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग से। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का ऐप कौन सा है? इनकोर ऐप है। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग का एक और ऐप है जिसका नाम है सी विजिल ऐप, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों ऐप आपको याद रखने। ठीक है, तो इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप ये किसका है? तो निर्वाचन आयोग का है। अगर बात करें कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग के हेड कौन है? तो राजीव कुमार है, ये भी साथ में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है, यानी कि क्रिच पर जो है अगर आप 2 मिनट के अंदर पे यहाँ पे अगर आपका ड्रेसिंग रूम है, अगर यहाँ से यहाँ तक आने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा समय लग जाता है तो जो यहाँ पे अपोजिट खिलाड़ी होते हैं वो विरोध कर सकते हैं कि इस प्लेयर को आने में 2 मिनट से ज़्यादा लग गया है तो इनको टाइम आउट करार करके आउट कर दिया जाए। तो इस प्रकार से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो एंजेलो मैथ्यूज है, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इनको टाइम आउट करार किसने दिया था, तो बांग्लादेश के प्लेयर ने इनको आउट करार दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है। चक्षु मतलब होता है आँख, मतलब नेत्र निगरानी रखने वाला, जिसका नाम है चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, ये इनके पास जो है 2 मंत्रालय है, एक तो रेलवे मंत्रालय है और दूसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। तो इसी मंत्रालय के तहत जो है चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है साइबर अपराध को रोकना, यानी कि जो फ्रॉड कॉल आते हैं किसी बैंकिंग की सुविधा को लेकर आते हैं, या फिर आपके पास ये लॉटरी लग गई है, इस प्रकार से कोई भी अपराध हो तो इसको रोकने के लिए जो है चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। और किसने शुरू किया है, तो अश्विनी वैष्णव जी ने शुरू करा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो अश्विनी वैष्णव जी ने। अब बात करते हैं, आप सभी के लिए प्रश्न है, NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहले सोने की खान प्रारंभ करी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 महत्वपूर्ण सोने की खान है जिनका नाम है कालगुरली, एक तो कालगुरली है और दूसरा कुलगार्डी। ठीक है, कालगुरली और कुलगार्डी ये दोनों महत्वपूर्ण सोने की खान है, और ये दोनों खान कहाँ पे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में है। यहीं पर जो है NMDC लिमिटेड ने देश का पहला सोने की खान प्रारंभ करी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हीरालाल सामरिया जी। ठीक है, तो हीरालाल सामरिया जी को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटो का संबंध किससे है। वैश्विक बोगोटो का संबंध किससे है, तो सबसे पहले देखते हैं बोगोटा जो है किस देश की राजधानी है, तो यह कोलंबिया की राजधानी है। यहीं पर जो है रिवर डॉल्फिन, ठीक है, रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक बोगोटो घोषणा पत्र होता है। तो आपको बताना है कि वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। बोगोटो किसकी राजधानी है, तो कोलंबिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 5वां प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ढाका में। इसके लिए व्याख्या देखते हैं, तो बिम्स्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम, इसका आयोजन पहली बार हो रहा है कहाँ पर, ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ढाका बांग्लादेश में, जो कि पहली बार हो रहा है। इस बिम्स्टेक में जो है 7 देश शामिल है, 7 देश शामिल हैं। इसके तहत जो है जो 7 देश शामिल हैं उन देशों की जो आर्मी होती है, यानी कि जैसे हमारे भारत का जो सेना किसी विदेश में जाके अपना कार्य करता है तो उनको क्या कहते हैं, IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इसी प्रकार से श्रीलंका के जो आर्मी होते हैं भारत में अगर मतलब कार्य कर रहे हैं, या फिर भारत के जो IFS अधिकारी हैं मतलब सेना है वो बांग्लादेश में है या नेपाल में है, भूटान में। तो इस प्रकार से जो अपने देश के या फिर किसी अन्य देश के जो इन 7 देशों के आर्मी एक दूसरे के देश में कार्य करते हैं तो उन्हें जो है क्या बोलते हैं, IFS बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस बोलते हैं। इन 7 देशों की सेनाओं के बीच जो है विदेशी सेवाओं को अच्छी तरह से संचालित करना, प्रशिक्षण देना और सहयोग करना एक दूसरी सेनाओं के साथ। तो इसी प्रकार की जो है बिम्स्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम, पहली बार इस प्रकार की कोई कार्य किया जा रहा है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ढाका बांग्लादेश में किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं बिम्स्टेक जो है इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं, बिम्स्टेक में शामिल देश कौन कौन से हैं, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। बात करते हैं बिम्स्टेक का मतलब होता है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं वही बिम्स्टेक में शामिल हैं। अब आप सभी को पता लग गया होगा कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश कौन कौन से हैं। तो पहले इसमें 7 देश थे, कौन कौन से थे, तो B से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, I से हो जाएगा इंडिया, M से हो जाएगा आपका म्यांमार और S से हो जाएगा आपका श्रीलंका, T से हो जाएगा आपका थाईलैंड।
ठीक है। तो इतने देश पहले शामिल थे, लेकिन बाद में जो है भूटान और नेपाल भी इसमें शामिल हो गए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो टेक तक आपको याद रखना है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। इसके बाद आपको भूटान और नेपाल भी याद रखना है। अगर बात करें कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुआ था। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ढाका, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। अब कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के जो हेडक्वार्टर है इनको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के हेडक्वार्टर को याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग में। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में है, ये भी आपको याद रखना कहाँ है, मनीला में। विश्व बैंक और आईएमएफ इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद आईसी यानी इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है द हेग में। इसके बाद है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ओपेक का मुख्यालय है वियना में। वियना अगर बात करें किसकी राजधानी है, तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स में है। थोड़ा सा टाइपिंग लिखने में असुविधा होता है, इसलिए मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट देख लेते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जकार्ता में है। इसके बाद बात करें कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। और अभी मैंने बताया ब्रुसेल्स में और किस संगठन का मुख्यालय है, तो नाटो का मुख्यालय है, ठीक है। तो नाटो और ईयू का मुख्यालय दोनों का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। एयू का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अदिस अबाबा में है, ठीक है। अदिस अबाबा में है। और अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है, तो इथोपिया की राजधानी है। और अभी यह जो है इथोपिया जो है किस संगठन में शामिल हुआ है, तो आप सभी को कमेंट में बताना है कि इथोपिया जो है किस संगठन में शामिल हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है। और नैरोबी जो है किस देश की राजधानी है, तो केन्या की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है। इसके बाद अब चार का मुख्यालय एक साथ देख लेते हैं। आईएलओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूईएफ, इन चारों का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है, तो इन चारों का मुख्यालय है जिनेवा में। बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड में, ठीक है। तो इन चारों का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। और डब्ल्यूडब्ल्यूईएफ का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएई में। व्याख्या देखते हैं। जेट सूट रेस पहली बार इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, दुबई, यूएई में किया गया है। इसकी थीम क्या रखी गई है, तो आयरन मैन, आपने मूवी देखी होगी आयरन मैन, जिस कपड़े में आयरन मैन रहता है उसी कपड़े में जो है जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है। पहली बार दुबई, यूएई में किया गया है। और यह रेस जो है कितने सेकंड के लिए किया गया है, तो 90 सेकंड के लिए किया गया है, जिसमें विजेता कौन बना है, तो फाल्कन विजेता बना है। इसको आपको याद रखना है कि जेट सूट रेस का पहली बार आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो यूएई में किया गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं, ऑप्शन में दिया गया है यूएई, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया। तो यूएई की राजधानी का नाम है आबू धाबी। यहीं पर जो है कॉप 28 का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो कॉप 28 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, यूएई में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा, चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग, दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा का नाम है वॉन, ठीक है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया इन दोनों देशों की मुद्रा का नाम है वॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायना एडुल्जी। कौन है, डायना एडुल्जी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं, तो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेविड कैमरून। कौन बने हैं, डेविड कैमरून बने हैं। अगर बात करें कि ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन बने हैं, तो ब्रिटेन के गृह मंत्री बने हैं जेम्स
क्लेबरली कौन बने हैं? जेम्स क्लेबरली बने हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गोवा में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में गोवा में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब किसने जीता है? तो इसका आप सभी को जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री हरि नटराज। किसने जीता है? श्री हरि नटराज जी ने गोवा के राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड जीता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अगर बात करें इसका आयोजन किसने किया है, तो राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 इसका जो है 5वां संस्करण आयोजन किया गया है। अगर बात करें कि इसका आयोजन किसने किया है, तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का आयोजन किया है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो युवा आवाज़ इसकी थीम रखी गई है। अगर बात करें राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का पहला संस्करण कब हुआ था, तो 2019 में इसका पहला संस्करण हुआ था। 5वां संस्करण का आयोजन किसने किया है? तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन है या खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगर बात करें कि अब तक जो है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो है 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। इस बार जो है 2023 में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे? तो पैट कमिंस थे। कौन थे? पैट कमिंस थे, जिन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप जीत लिया है। अगर बात करें कि फाइनल मुकाबला किसके बीच में हुआ था, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था। और किस स्टेडियम में हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में किया गया था। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हो जाता है और अपना भारत उपविजेता बन जाता है। भारत अब तक जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2 बार जीता है और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा 6 बार जीत चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनिस प्लासियोस ने जीता है 72वीं मिस यूनिवर्स का खिताब। अगर बात करें कि सेनिस प्लासियोस किस देश की हैं, तो निकारागुआ की हैं। ठीक है, निकारागुआ देश की हैं। और निकारागुआ देश किस महाद्वीप का है? तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमन कुमारी। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी जो है पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है, जो कि यह मंडी हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। तो सुमन कुमारी किस राज्य की हैं? मंडी हिमाचल प्रदेश की हैं, जो कि पहली बीएसएफ की स्नाइपर महिला बनी है। और इनका ट्रेनिंग कहाँ पे हुआ था? तो ट्रेनिंग इंदौर में हुआ है। आप इनका चित्र भी देख सकते हैं। ये कौन है? सुमन कुमारी जी हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको याद भी रखेंगे। शिवा चौहान कौन है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। प्रेरणा देवस्थली कौन है? तो युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। दीपिका मिश्रा कौन है? तो एयरफोर्स की वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अगर बात करें कि अवनी चतुर्वेदी फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं। अक्षरा कृष्णमूर्ति मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली महिला हैं। अगर नीना सिंह की बात करें तो CISF की पहली महिला अधिकारी हैं। बीटा दानी कौन है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण महिलाओं को आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है, जिन्होंने अभी अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी
4 मार्च 1851 में। ठीक है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 में हुआ था। इस बार यानी कि 2024 में इसका जो है 174वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके संस्थापक कौन है? तो थॉमस ओल्डहैम इसके संस्थापक हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान में अगर बात करें कि जीएसआई के हेड कौन है, तो वर्तमान में जीएसआई के हेड हैं श्री जनार्दन मिश्रा यानी प्रसाद। श्री जनार्दन प्रसाद वर्तमान में जीएसआई के हेड हैं। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित कॉन्क्लेव हेवल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित कॉन्क्लेव हेवल सेंटर ने अपना पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलमान रुश्दी को दिया है। ठीक है, अगर बात करें सलमान रुश्दी के 2 महत्वपूर्ण उपन्यास के नाम कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाता है विक्ट्री सिटी। ठीक है, विक्ट्री सिटी पहला हो जाता है। अगर बात करें दूसरा कौन सा है, तो मिड नाइट चिल्ड्रन। ठीक है, मिड नाइट चिल्ड्रन और विक्ट्री सिटी, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? सलमान रुश्दी के हैं, जिन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क स्थित कॉन्क्लेव हेवल सेंटर में। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? पॉल लिंच को 2023 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किस देश के हैं? तो ये आयरलैंड के हैं। पॉल लिंच किस देश के हैं? आयरलैंड के हैं। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 3 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है, जिनका संबंध है ऑप्शन ए व बी दोनों से, यानी अरुण और वरुण दोनों ग्रहों के 3 नए चंद्रमाओं को खोजा गया है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा खोजा गया है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसके द्वारा भी हाल ही में 3 नए चंद्रमा यानी कहें तो 3 उपग्रहों की खोज की गई है। चंद्रमा भी कह सकते हैं या फिर उपग्रह भी कह सकते हैं। तो 3 नए उपग्रहों की खोज की गई है, जिनमें से 2 उपग्रह किसके हैं? वरुण के हैं और 1 उपग्रह अरुण के हैं। तो 2 उपग्रह अरुण के कौन कौन से हैं? जिसमें पहला नाम है S2021N1 और दूसरा है S2021N5 है। अगर बात करें वरुण के, एक हैं जिसका नाम है S2023U1। तो ये 3 उपग्रहों के नाम हैं, ये आपको याद रखना है। किसके कौन से हैं ये क्लियर आपको दिया गया है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में है। इसके द्वारा भी 3 नए उपग्रहों की खोज की गई है, जिनमें से 2 वरुण के हैं और 1 अरुण का है। ठीक है, अब बात करें कि सूर्य के अनुसार जो है इन ग्रहों का क्रम देख लेते हैं, किस प्रकार से ये ग्रह जो है स्थित हैं। ठीक है, तो एक बार आप सभी को फिगर से अच्छे से समझा देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कलर के अनुसार। लाल आपका हो जाता है, लाल हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है, तो लाल कलर का हो जाएगा आपका सूर्य। इसके बाद अगर बात करें तो इन सभी के कर्मों के अनुसार तो सबसे पहले आ जाएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, इसके बाद मंगल। ठीक है, तो ये इतने ग्रह हो जाते हैं। इसके बाद जो है आपका हो जाता है, इसके बीच में जो है छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। ठीक है, और इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रह कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बाद 4 और ग्रह हैं, जिनका नाम है, सबसे बड़ा हो जाता है आपका बृहस्पति, इससे थोड़ा छोटा हो जाता है आपका शनि, शनि से थोड़ा छोटा हो जाता है अरुण, और अरुण से थोड़ा छोटा हो जाता है वरुण। ठीक है, इन 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं, जो कि इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये किसके बने हैं? तो ये धूल और गैसों से बने हैं। बाकी के ये 4 ग्रह किसके बने हैं? तो ठोस चट्टानों से निर्मित हैं। इनके बीच में कौन सी बेल्ट पाई जाती है? एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसे क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, ये इनके बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो जाता है आपका बृहस्पति, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर इसके बाद आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद अरुण, अरुण के बाद बुध। तो सबसे छोटा बुध है। और सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे करीब बुध ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो यह शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने पूरी वीडियो को
सॉल्व कर लिया है। जहाँ पे व्याख्या देना जरूरी था व्याख्या दिया है, लल्लन टॉप प्रश्नों को भी शामिल करा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बीच में कोई बात नहीं करते हैं ताकि वीडियो बड़ी ना बने। हम लोगों का मकसद एक ही है कि वीडियो को रिवीजन करें एक बार और कम समय में पूरी थ्योरी और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।